नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा हुआ है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि ये चैप्टर आगे आने वाले फिजिक्स के 11th और 12th के सारे चैप्टर्स में किसी न किसी वे में यूनिट्स और डायमेंशंस यूज करते हुए काम में आने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि चाहे जेई मेंस की एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस की एग्जाम हो, चाहे नीट की एग्जाम हो, चाहे आपकी क्लास 11th की एग्जाम हो, हर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही है और वो बहुत सिंपल होता है। इस चैप्टर को समझ लिया जाए, अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो वो सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपका सही ही होगा। इसमें गलत होने ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सरल चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर 1। और सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट एंड यूनिट। ओके, तो सबसे पहली बात यह है, पॉइंट नंबर 1, दोज बाय द हेल्प ऑफ विच, जिनकी मदद से वी कैन एक्सप्रेस a concept or an event in form of mathematical equation. These are called physical quantities. For example, distance traveled by falling object h is equal to half gt square, where h is equal to distance, g is equal to acceleration due to gravity, t is equal to time taken. तो बच्चों, एक इवेंट, एक घटना है कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है। तो जैसे जैसे नीचे गिरता है टाइम के साथ आगे बढ़ता है। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टी टाइम तक गिरता रहा तो हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके फिजिक्स में आगे सिखाया जाएगा। अभी के लिए आप इस चीज को समझ लीजिए कि इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये तो एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें h, डिस्टेंस नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, और t, टाइम टेकन नाम की तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज यही तो है। फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिन्होंने मिलकर किसी इवेंट को, किसी घटना को मैथमेटिकल रूप में लिखने का तरीका हमारे पास ला दिया। तो फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से ही हम फिजिक्स में या इवन दूसरे साइंस के फैकल्टीज में भी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई यहां पर? डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम। लेकिन और भी है, जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हो गए। तो फिजिकल क्वांटिटीज करती क्या है?
उनकी मदद से हम किसी कॉन्सेप्ट को या किसी घटना को, इवेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं, जरा इसके ऊपर भी विचार कर ले कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जरा इसके ऊपर थॉट दे दे कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है। तो पॉइंट नंबर 2 में बात करें, पॉइंट नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहली कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की हुई, एक का नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक का नाम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की हो गई। फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की हो गई, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे का नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो किसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे और किसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे? तो कोई गेस आप बता सकते हैं? तो जरा चेक करें मैं क्या बताने जा रहा हूं उस बात को। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो जनरली स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में यह होगा या पहले आपने पढ़ रखा होगा कहीं कि मास, लेंथ और टाइम ये सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और अगर आपने ऐसा पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप क्या जवाब देंगे? तो शायद आप ये जवाब देंगे, हाँ सर, मास फिजिकल क्वांटिटी, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन ज्यादा बेहतर जवाब कुछ इसको समझने के बाद आप दे पाएंगे। तो समझिएगा मेरी बात को। अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज such that if we select any one quantity out of this set, then remaining quantities must not be able to express this selected quantities. Remaining quantities of this set must not be able to express this selected quantity. अब बच्चों यहां पर एक ट्विस्ट है जिसको समझना पड़ेगा आपको, तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं वो अच्छी तरह समझ में आएगा। A set of physical quantities such that
if we select any one quantity out of this set, then remaining quantities of this set must not be able to express this selected quantity. हम क्या बोलना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस बात को समझते हैं. If nothing is mentioned, we select set mass, length, time as set of fundamental quantities. अगर कुछ अलग से सवाल में नहीं दिया गया है तो आप हमेशा ही मास, लेंथ और टाइम, ये जो तीन क्वांटिटीज का एक सेट है, इस सेट को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में सिलेक्ट कर सकते हो. अब जरा डेफिनेशन को इससे समझते हैं अपन. ठीक है, कैसे समझेंगे इसको? बहुत सिंपल है, बात को समझना. जरा चेक करें कैसे इस बात को समझा जाए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहा जाता है. तो जरा इसको समझने के लिए हम जरा इस बात पर गौर करें. ये जो तीन क्वांटिटीज का सेट दिख रहा है आपको, मास, लेंथ और टाइम, इनमें से मास को सिलेक्ट कर लो, मास. अब आप चेक करो बची हुई क्वांटिटीज जो इसी सेट की है, बाहर से कुछ नहीं लेना. इस सेट में कौन सी बच गई अगर मैंने मास को सिलेक्ट कर लिया तो? लेंथ और टाइम. तो क्या लेंथ और टाइम की मदद से मैं मास को शो कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं? क्या ऐसा कोई कैलकुलेशन आपको पता है कि लेंथ में टाइम को ऐड किया तो मास आएगा? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, यह गलत है. क्या ऐसा है कि लेंथ में से टाइम को सबट्रैक्ट किया तो मास आएगा? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. क्या लेंथ में टाइम को मल्टीप्लाई किया तब जाकर मास आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या लेंथ को टाइम से डिवाइड किया तो क्या मास आता है? बिल्कुल भी नहीं. ये चारों बातें गलत है. बल्कि कोई भी ऐसा फिजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन है ही नहीं. ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. ये चारों स्टेटमेंट्स गलत है. राइट? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मास को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो लेंथ और टाइम, इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेंथ और टाइम, और बाहर से कुछ नहीं ले सकते. लेंथ और टाइम के किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप मास को शो नहीं कर सकते. तो इसीलिए तो मास, लेंथ और टाइम का जो सेट है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाने के योग्य है. जरा चेक करें डेफिनेशन क्या लिखी है. अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक फिजिकल क्वांटिटीज का सेट. सिर्फ एक इंडिविजुअल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहा है, किसी सेट को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहा है. तो मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि किसी ने आपसे पूछा कि क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है. आपको एक सेट देना पड़ेगा. तो मास, लेंथ और टाइम अगर ये एक सेट है, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच दैट, ऐसा सेट कि इफ वी सिलेक्ट एनी वन क्वांटिटी आउट ऑफ दिस सेट, इस सेट में से अगर हम कोई एक क्वांटिटी सिलेक्ट कर ले, देन रिमेनिंग क्वांटिटीज ऑफ दिस सेट, तो इसी सेट में, बाहर से कुछ नहीं लेना है, इसी सेट में बची हुई जो क्वांटिटीज है वो बची हुई क्वांटिटीज मिलाकर, है ना, मस्ट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस, ये केपेबल नहीं होना चाहिए एक्सप्रेस करने के दिस सिलेक्टेड क्वांटिटी. मास को अगर मैं चुन लेता हूं तो बची हुई क्वांटिटीज है लेंथ और टाइम. लेंथ और टाइम की सहायता से मास को शो नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाने के योग्य है. एक बार फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिसीजन हो जाए तो बची हुई सारी क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं. तो इसलिए जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, वो या तो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है. तो पहले आपको फंडामेंटल चुन लेना पड़ेगा. अगर सवाल में कुछ नहीं कहा है तो ऑफ कोर्स आप हमेशा मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल लेकर चल सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है.
ठीक बात है ना। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, हम इस बात को किसी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लेकिन उसके पहले मैं इसके आगे की एक बात और आपको एक्सप्रेस कर देता हूं, और वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहें। तो एक बार डिसाइड हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ये वाली हैं, तो बची हुई क्वांटिटीज को आप डिराइव्ड क्वांटिटीज कह सकते हो। वंस द सेट ऑफ fundamental quantities, once the set of fundamental quantities is decided, then the remaining quantities are called derived quantities। इस बात को बच्चों बहुत अच्छी तरह समझना, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जनरली बच्चों में यह नोशन, या किसी ने पहले पढ़ाया होगा, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि मास लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि मास लेंथ और टाइम ही फंडामेंटल क्वांटिटीज रहे, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हैं जिन क्वेश्चंस में मास लेंथ और टाइम के अलावा दूसरी सेट को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट एक्सप्रेस किया है। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आगे, तो उससे आपको बात पकड़ में आ जाएगी। तो अगर मास लेंथ और टाइम ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट है, क्योंकि इसे फंडामेंटल माना जा सकता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में जो कंडीशन है उस कंडीशन को ये फुलफिल करता है, तो इसलिए ये सेट फंडामेंटल लिया जा सकता है। तो अगर इसे मैं फंडामेंटल क्वांटिटी सिलेक्ट करूं तो स्पीड ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, तो फोर्स ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि स्पीड को मैं इन क्वांटिटीज की सहायता से एक्सप्रेस कर सकता हूं, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये तो आपको पता ही होगा कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार की लंबाई है, तो लेंथ अपॉन टाइम, यानी लेंथ और टाइम की सहायता से मैं स्पीड को ला सकता हूं, तो स्पीड इनसे डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना। तो एक बार फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिसीजन ले लो कि हाँ मेरे लिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो फिर बची हुई सारी क्वांटिटीज जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। एक बात है, राइट। और अगर क्वेश्चन में अलग से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया है, तो आप 101% उस केस में मास लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज लेकर चलेंगे। हम कुछ आगे सवाल करते हैं, तो इन सवालों से चीजें जो है वो परफेक्टली आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएंगी। ओके, तो जरा सवाल ले लेते हैं। आइए जरा इस सवाल पर आए अपन बच्चों, एक मिनट। यस, जरा इस क्वेश्चन पर पहले आते हैं। ओके, सैंपल प्रॉब्लम 1, पहला सवाल, which of the following set can be selected as set of fundamental physical quantities। अब देखो 4 सेट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जरा एक बार दिमाग लगाने का प्रयास करें। 4 सेट है, पहला है एरिया लेंथ वॉल्यूम, दूसरा है लेंथ टाइम स्पीड, तीसरा है फोर्स लेंथ टाइम, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो यहां पर 3 प्रकार के सेट्स दिए हुए हैं, तो इन सेट में से किस सेट को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहा जा सकता है, चेक करना है। देखो अगर जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई वो अगर आपको नहीं पता थी, तो आप तो 4th ऑप्शन टिक मार्क कर देते और कहते कि सर इसके अंदर मास लेंथ और टाइम तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, जरा ध्यान से देखें। मैं अगर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं बच्चों, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, पहला ऑप्शन एरिया लेंथ वॉल्यूम, ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो देखो इसमें से वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लोगे तो बचता क्या है आपके पास, वॉल्यूम को छोड़कर इस सेट में, बाहर के सेट से नहीं लेना, इसी सेट से लेना, बाहर से कहीं नहीं लेना, लेंथ और एरिया। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ, यही तो वॉल्यूम होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर का वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसके बेस का एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट h, एरिया इंटू लेंथ, हाइट एक प्रकार की लेंथ हो गई, तो एरिया इंटू लेंथ करने से वॉल्यूम मिलता है। यानी अगर मैं इन 3 में से वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेता हूं तो एरिया और लेंथ को मिलाकर
इनकी सहायता से मैं वॉल्यूम को शो कर सकता हूं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाने के योग्य नहीं है। दिस इज नॉट केपेबल टू बी डिफाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कहा जा सकता। अब जरा सेकंड ऑप्शन पे आ जाए, लेंथ, टाइम और स्पीड। जरा चेक करें बच्चों सेकंड ऑप्शन में, क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? बिल्कुल होता है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ को टाइम से डिवाइड करने पर आपको स्पीड नाम की क्वांटिटी मिलती है। यानी ये जो सेकंड सेट है, ये सेट भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहलाने के योग्य नहीं है। राइट, ओके, है ना। अगर मैंने इसमें से स्पीड को सिलेक्ट कर लिया तो टाइम और लेंथ, ये जो दो बची हुई क्वांटिटीज है, ये बची हुई क्वांटिटीज जो स्पीड नाम की क्वांटिटी उसे शो कर सकती है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। अब जरा थर्ड ऑप्शन को चेक कर ले, फोर्स, लेंथ और टाइम। तो फोर्स बच्चों, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है लेंथ अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, है ना। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से फोर्स को शो करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो फोर्स को शो करना है तो मास चाहिए, लेंथ चाहिए, टाइम चाहिए, तीनों चाहिए। अब जरा इस सेट को सिलेक्ट करें, इस सेट में फोर्स है, लेंथ है और टाइम है। अगर मैं इन तीन में से फोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं तो बचा क्या? देखो, सेट के बाहर से कुछ नहीं लेना है। इस सेट में क्या बचा? लेंथ और टाइम। देखो, केवल लेंथ और केवल टाइम, इनकी सहायता से फोर्स शो नहीं हो पाएगा। फोर्स को शो करना है तो मास भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। और इस सेट में लेंथ और टाइम तो है लेकिन मास नहीं है, यानी केवल लेंथ और केवल टाइम मिलाकर फोर्स को शो कर सकते हैं क्या? नहीं शो कर सकते। इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो फोर्स, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है। अब अगर फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल है तो मास डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। अगर फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल है तो मैं मास इज इक्वल टू लिख सकता हूं, ये टाइम को इधर ले जाओ तो फोर्स इंटू टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी मास को मैं इन तीन की सहायता से शो कर सकता हूं। तो मेरे लिए मास इस सवाल के हिसाब से डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। बच्चों, ये बात आपको पकड़ में आई? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। इस बात को आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमेशा ही मास, लेंथ और टाइम, कि हमेशा आंख मूंद करके मास, लेंथ और टाइम ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं सोचना। देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस में जब कुछ नहीं कहा होता है तो अंडरस्टूड है कि मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस में, जैसे एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में प्रेशर, स्पीड और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी सिलेक्ट किया था। प्रेशर, स्पीड और टाइम, और आपसे कहा था कि फोर्स को एक्सप्रेस करके दिखाए प्रेशर, स्पीड और टाइम की सहायता से। फोर्स को शो करके दिखाए प्रेशर, स्पीड और टाइम। अब आप कहोगे सर प्रेशर, स्पीड और टाइम तो फंडामेंटल है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेशर, स्पीड और टाइम एक सेट है, इस सेट में से प्रेशर को सिलेक्ट कर लो, चेक कर लो कि बची हुई स्पीड और टाइम क्या ये दोनों मिलकर प्रेशर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाने के योग्य है। खैर, फिलहाल हम इस सवाल की बात नहीं करें, आगे मैं इस सवाल को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। लेकिन फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी सिलेक्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फोर्स, लेंथ और टाइम ये सेट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहा जा सकता है। बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल पर आते हैं बच्चों, सैंपल प्रॉब्लम 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें से कौन सा सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता? किसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कह सकते, हमको वो चेक करना है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए जरा देखें, हम इसको समझने के लिए हम क्या क्या बात कर सकते हैं, जरा चेक करें बच्चों। पहला ऑप्शन है फोर्स, मास और लेंथ, है ना। फोर्स, मास और लेंथ, फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, मास और लेंथ। तो फोर्स को शो करने के लिए
हमको क्या क्या चाहिए होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट? एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी या स्पीड का मतलब है लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम, एक टाइम नीचे पहले से ही है, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। यानी फोर्स को तभी शो किया जा सकता है जब मास भी हो, लेंथ भी हो, टाइम हो। अब जरा इसको देख ले, इस सेट में फोर्स तो है, अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो बचता क्या है? मास और लेंथ, टाइम नहीं है इसमें। इसका मतलब केवल मास और केवल लेंथ मिलाकर फोर्स को शो नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं फोर्स को सिलेक्ट कर लूं तो मास और लेंथ मिलाकर फोर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। टाइम इस सेट में एब्सेंट है और बाहर से कुछ लेना नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट हो सकता है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी द सेट, कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत है, ठीक बात है ना, राइट? ओके, अब जरा सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड में है एनर्जी, मास और लेंथ। एनर्जी, मास और लेंथ, सेकंड को चेक कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। आपने फॉर्मूला जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, राइट? हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। अब जरा यहां चेक कर ले, स्पीड शब्द का मतलब होता है लेंथ और टाइम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो लेंथ का भी स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? मास चाहिए, लेंथ चाहिए, टाइम चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, तभी जाकर एनर्जी शो हो पाएगी। अब यहां पर सेट में क्या है? एनर्जी, मास, लेंथ। एनर्जी को सिलेक्ट कर लो, क्या बच गया? मास और लेंथ। देखो बाहर से कुछ नहीं लेना है। अब इस सेट में मास और लेंथ की सहायता से क्या आप एनर्जी शो कर सकते हो? नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है। और एनर्जी को शो करने के लिए मास भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो इस सेट में टाइम तो है नहीं। इसका मतलब ये सेट भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहलाने के योग्य है, यानी ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। अब जरा थर्ड ऑप्शन की बात कर लेता हूं। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें है स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिखते हैं g और प्लैंक्स कांस्टेंट को लिखते हैं h। और इन तीनों में आपस में कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। इन तीनों में आपस में कोई नाता रिश्ता नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट और g, h और c, प्लैंक्स कांस्टेंट और c। आगे जाकर आपको पता चलेगा बच्चों कि h और c, प्लैंक्स कांस्टेंट और c में तो रिलेशन है, इसमें तो रिलेशन है, इसमें कुछ रिलेशंस आगे आएंगे, वो 12th क्लास में आपको जरूर समझ में आएंगे, अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं। केवल C और H आपस में रिलेटेड है, लेकिन G का कोई संबंध नहीं है उससे। यानी अगर मैं G को सिलेक्ट कर लूं तो C और H की सहायता से G को शो नहीं किया जा सकता। अगर मैं C को सिलेक्ट कर लूं तो G और H की सहायता से तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहलाने के योग्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है, सेकंड भी फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। अब जरा फोर्थ को चेक करें, है ना। कैन बी सिलेक्टेड एज सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अब जरा फोर्थ ऑप्शन चेक करें, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। बच्चों इन तीन में से अगर मैं डेंसिटी को सिलेक्ट कर लूं, डेंसिटी, तो क्या आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट? तो डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है, इसका मतलब अगर मैं डेंसिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं तो बची हुई दो क्वांटिटीज मास और वॉल्यूम मिलाकर डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के काबिल है। इसका मतलब यह सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट नहीं हो सकता, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही हमारा करेक्ट आंसर है कि मास, वॉल्यूम और डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में नहीं लिया जा सकता।
तो चूंकि ये रिलेशन वैलिड है और इस रिलेशन के अनुसार अगर मैं डेंसिटी को सिलेक्ट करता हूं तो मास और वॉल्यूम इन दोनों की मदद से डेंसिटी शो हो जाएगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो सेट है उसकी जो डेफिनेशन हमने सीखी उस डेफिनेशन से ये बाहर चला जाएगा और इसलिए ये सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में नहीं ले सकते और यही हमारा करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल। मेरे ख्याल से अब आपको शायद फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट किसे सिलेक्ट करना है वो शायद पकड़ में आ गया होगा और ये भी पकड़ में आ गया होगा कि मास, लेंथ और टाइम ज्यादातर बार फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट क्यों लेते हैं। राइट, मास, लेंथ और टाइम। मास को सिलेक्ट कर लो, लेंथ और टाइम बच गए, तो लेंथ और टाइम की सहायता से मास को शो नहीं कर सकते और इसीलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाने के योग्य है। बस आपको ध्यान रखना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि केवल मास, लेंथ और टाइम बस यही सेट फंडामेंटल है और बाकी कोई सेट फंडामेंटल नहीं हो सकता। ऐसा दिमाग में मत डालना, तो फिर क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है? बढ़ सकते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट पर। राइट, ओके। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने के लिए सैंपल प्रॉब्लम 3 है, लेकिन उसके पहले हम कुछ और बातें सीख लेंगे, उसके बाद सैंपल प्रॉब्लम 3 पर आएंगे। राइट, ओके। तो हम पिछले पेज पर जाते हैं हमारे और पॉइंट नंबर 6 के रूप में आगे लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में तो बच्चों बात पकड़ में आ चुकी है। राइट, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज इनके बारे में तो आपको ध्यान में आ गया है ना। और हमें सीखना क्या है? अब हमें सीखना है अगला वाला कॉन्सेप्ट। इसके साथ क्या आता है? अगला कॉन्सेप्ट है पॉइंट नंबर 6 में। तो पॉइंट नंबर 6 के इस कॉन्सेप्ट को मैं ले रहा हूं पॉइंट नंबर 6 में। अब मैं बात कर रहा हूं मेजरमेंट की। मेजरमेंट कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। एक बार हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ में मेजरमेंट शब्द तो अपने आप साथ में चला ही आया ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास, उसका मेजरमेंट होता है ना। हम बाजार में शक्कर खरीदने भी जाते हैं तो हम दुकानदार से बोलते हैं कि भाई साहब 5 किलोग्राम शक्कर देना। तो मेजरमेंट बताया ना हमने कि हमको शक्कर कितनी चाहिए, 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए। हमने एक मेजरमेंट बताया। राइट, ओके। मेजरमेंट शब्द जो है वो बड़ा ही सिंपल है और ये बिना एक्सप्लेन किए हर स्टूडेंट को, बल्कि हर इंसान को बचपन से ही पता है। ये भले ही हो सकता है कि वो इसका यूज कर रहा और इसे मेजरमेंट बोलते हैं, शायद ये उसे नहीं पता हो, लेकिन यूज तो वो बचपन से कर रहा है। जब आप छोटे से थे, बिल्कुल छोटे से, और कोई अंकल और आंटी आपको गोद में उठा लेते थे और पूछते थे बेटा कितनी टॉफी खाएगा, है ना, या कितनी बड़ी टॉफी खाएगा, तो आप सिंपली ऐसे हाथ फैला देते थे कि मैं इतनी बड़ी टॉफी खाऊंगा। याद है आपको? राइट, ओके। या एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आप थोड़े से बड़े हुए और आपने कंचे खेलना शुरू किया, ठीक है। तो कंचे खेलने में बच्चे, आपने देखा होगा, नापते हैं बिल्लास से। 1 बिल्लास, 2 बिल्लास। ये क्या है? मेजरमेंट ही तो है। राइट, 1 बिल्लास, 2 बिल्लास, 3 बिल्लास, मेजरमेंट ही है। ठीक बात है ना। राइट, अच्छा, कभी अगर आपने देखा हो कि पुराने जमाने में कपड़े बेचने वाले कंधे पर कपड़ा लाद कर गांव में घूमते थे और उस जमाने में कोई मीटर या सेंटीमीटर ऐसा कोई यूनिट तो होता नहीं था, तो वो कैसे बोलते थे? 1 हाथ कपड़ा, 1 हाथ, 2 हाथ कपड़ा। मेजरमेंट ही तो हुआ। ओके, राइट। मेजरमेंट आपसे बचपन से जुड़ी हुई चीज है। क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने में, जब गली में क्रिकेट खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे आप थे, गली में क्रिकेट खेला करते थे, तो किसी भी लकड़ियों को या किसी पुट्ठे को स्टंप बना लेते थे, एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ दूसरा रख लेते थे और इनके बीच की दूरी 22 कदम। 1 कदम, 2 कदम, मेजरमेंट ही तो हुआ 22 कदम। तो आप मेजरमेंट से बचपन से जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीकों से। मेजरमेंट आपने बचपन से यूज किया हुआ है, ठीक है। आपको पता नहीं चला होगा कि हाँ, अरे ये बड़ी साइंटिफिक टेक्निक है और इसको हम मेजरमेंट बोल सकते हैं, लेकिन अब आप जान रहे हैं इस बात को कि यही मेजरमेंट है। मेजरमेंट में क्या होता है? मेजरमेंट में एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है ना, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू को रिपीट करना होता है 5 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार।
इसी चीज को मेजरमेंट बोलते हैं। वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू आप पहले से एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई इस लड़के की उंगलियों का बिल्लास जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, तो ये लंबाई का स्टैंडर्ड हो गया। तो 1 बिल्लास, 2 बिल्लास, 3 बिल्लास। बाकी खेलने वाले कोई भी बच्चे उसके बिल्लास, उसकी लेंथ के मेजरमेंट का क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। लेकिन कोई बड़ा लड़का आ गया, उसने कहा हमें भी खिलाओ, तो शायद बच्चे झगड़ा करके बोलते थे ठीक है खिला तो लेंगे, लेकिन नपती हमारे हाथ से होगी, तुम्हारे हाथ तो बड़े बड़े हैं, तुम बड़े बड़े बिल्लास नापोगे, हमको नहीं चलेगा, हम तो जो हमारा स्टैंडर्ड है उसी से काम चलाएंगे। ठीक है ना, याद होगा आपको बचपन में खेले करते थे आप, तो ऐसी कुछ बात चलती होगी। तो बच्चों, मेजरमेंट ये आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आप बचपन से मेजरमेंट करते चले आ रहे हो। और मेजरमेंट का मतलब क्या है? टू कंपेयर a physical quantity, to compare a physical quantity with a standard is called measurement. तो देखो, जब भी मेजरमेंट किया तो आपके पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड है, कोई ना कोई मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और आपने उस स्टैंडर्ड वैल्यू से किसी क्वांटिटी का कंपैरिजन किया, तुलना किया आपने, तो इस कंपैरेटिव स्टडी को ही मेजरमेंट कहते हैं। आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए, तो 5 बार 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए, तो 1 किलोग्राम ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ मास मेजरमेंट है। मास को नापने के लिए आपके पास किलोग्राम नाम का स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने बोला कि मुझे 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए, तो 5 बार 1 किलोग्राम को रिपीट करना है। दिस इज मेजरमेंट। फिर जब आप छोटे थे तो आपने कहा 4 बिल्लास से मैं कंचे से निशाना लगाऊंगा, तो 4 बिल्लास यानी 1 बिल्लास वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। वो जो लड़का आपने सब लोगों ने मिलकर चुन रखा खेलने में कि भाई इस लड़के के लिए जो बिल्लास है बस वो ही नापा जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड हो गया। वो उसके अंगूठे से इस उंगली तक की जो लेंथ है उसको आपने स्टैंडर्ड बोल दिया, उसको 1 बिल्लास नाम दे दिया स्टैंडर्ड को, और 1 बिल्लास के 4 बार रिपीटेशन करना है, तो 4 बिल्लास हो गया। ठीक बात है ना? 1 हाथ कपड़ा, 2 हाथ कपड़ा, तो स्टैंडर्ड बना दिया 1 हाथ की लंबाई को। लेकिन अब आप सोच के देखें कि 1 हाथ लंबाई या 1 बिल्लास लंबाई, क्या ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स कहलाने के काबिल हो सकते हैं? नहीं। तो इनको हम यूनिट के रूप में यूज नहीं कर सकते साइंस में। तो साइंस में जिनको हम यूनिट बोलते हैं वो एक्चुअली वो स्टैंडर्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इनको मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड के रूप में चुना जाता है, उनको यूनिट कहते हैं। तो मेजरमेंट से बात यूनिट पर आ जाती है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 7 में हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज यूनिट। पॉइंट नंबर 7 में हम बात करते हैं यूनिट क्या है। यूनिट, द स्टैंडर्ड used for comparison during measurement is called unit. जो स्टैंडर्ड हमने कंपेयर करने के लिए, मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए हमने यूज किया था, उसी स्टैंडर्ड को ही हम यूनिट का नाम देते हैं। राइट? ठीक बात है। और यूनिट्स कितने प्रकार के हुए? यूनिट्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स। ऑफ कोर्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। ठीक है ना? तो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। अगर मैंने मास, लेंथ और टाइम इस सेट को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट मान रखा है, तो मास की यूनिट जैसे किलोग्राम, लेंथ की यूनिट जैसे मीटर, और टाइम की यूनिट जैसे सेकंड,
तो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये तीन मिलाकर फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। और अगर मास, लेंथ और टाइम को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रखा है तो फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, तो फोर्स की यूनिट इन तीनों से मिलकर आ जाएगी। गॉट द आइडिया? बात पकड़ में है? तो वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी फोर्स की यूनिट। तो इस प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों कैटेगरीज हो गई। अब एक बात समझने की है इसमें, और वो बात कुछ इस प्रकार से है। कोई भी जो मेजरमेंट होता है, every measurement is expressed as n into u, where n is a number and u is a unit। बच्चों इस बात को समझना, आप जब भी कोई मेजरमेंट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोग्राम शुगर, यह आपने मेजरमेंट लिया, ठीक है ना? तो इसमें से जो 5 है, जो 5 है, देखो ये जो 5 है ना, ये तो है नंबर, सही है, n, और जो किलोग्राम है वो है यूनिट। तो 5 किलोग्राम, 5 इंटू किलोग्राम, 5 टाइम्स किलोग्राम, तो ये n इंटू यू का फॉर्मेट ही तो हुआ, है ना? मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं, है ना? देखिए, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 3 लीटर वाटर। अगर हमने 3 लीटर पानी किसी बाल्टी में लिया, ओके, तो जरा चेक करें इसके अंदर। अब इसमें हम बोल सकते हैं बच्चों की 3, ये तो एक नंबर है, और लीटर ये एक यूनिट है। आप कोई भी यूनिट ले, यूनिट में हमेशा आपको इसी प्रकार से मिलेगा। एक एग्जांपल के लिए, डेंसिटी की यूनिट होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किलोग्राम और वॉल्यूम मीटर क्यूब। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये यूनिट ऑफ डेंसिटी हुई। तो पानी की डेंसिटी कितनी है? तो पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब है पानी की डेंसिटी, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी है पानी की डेंसिटी। तो डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दूसरी यूनिट है। ठीक बात है ना? तो दोनों ही डेंसिटी के लिए यूज होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक बात है। और अगर मैंने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया है, तो डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, जिसकी यूनिट हो गई किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब या ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से अगर पानी की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, अगर ये डेंसिटी है पानी की, मैं एक तीसरा एग्जांपल के रूप में इसको ले रहा हूं। अगर पानी की डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें 1000 तो एक नंबर है, संख्या है, और केजी पर मीटर क्यूब ये यूनिट हो गया डेंसिटी का। तो इसलिए n इंटू यू, आप जब भी कोई मेजरमेंट देखेंगे तो वो हमेशा n इंटू यू के फॉर्मेट में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। और इसमें भी एक स्पेशल बात है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो ये कि पॉइंट नंबर 10 में वो स्पेशल बात में लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 में लिख रहा हूं आपको एक स्पेशल बात कि इन गिवन मेजरमेंट, इन गिवन मेजरमेंट एन यू, n is inversely proportional to u। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक बात है ना? अब इसको समझना है तो बड़ा आसान तरीका है इसको समझने के लिए, और इसी को समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार की बात यहां लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 kg, 2 किलोग्राम, ये एक मेजरमेंट हुआ। ठीक बात है, राइट? अब चेक करें, इसी मेजरमेंट को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। किलोग्राम भी एक यूनिट है,
मास को नापने की, और ग्राम भी दूसरी यूनिट है मास को नापने की। किलोग्राम, ग्राम, दो प्रकार की यूनिट हुई, है ना। किलोग्राम एक यूनिट है, ग्राम दूसरी यूनिट है। 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 2 किलोग्राम 2000 ग्राम के बराबर हुआ। ध्यान से देखें, किलोग्राम बड़ी यूनिट है, इट्स अ बिगर यूनिट। ग्राम छोटी यूनिट है। जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जब यूनिट का साइज, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, इसका साइज जब छोटा कर दिया, ग्राम छोटा यूनिट है, तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो जो साथ में एसोसिएटेड नंबर है वो बड़ा हो गया। यूनिट छोटी हो गई, यूनिट छोटी हो गई किलोग्राम से ग्राम, तो संख्या, नंबर जो है वो बड़ा हो गया। यूनिट तो छोटी हो गई, देखें आप, यूनिट तो छोटी हो गई, ठीक है, यूनिट जो है वो छोटी हो गई। जरा ध्यान से देखें, जो यूनिट है वो हो गई छोटी। यूनिट तो छोटी हो गई, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, लेकिन जो नंबर है वो बड़ा हो गया। जरा चेक करें, ये नंबर 2 जो है वो क्या बन गया, 2000 बन गया, राइट। नंबर बड़ा हो गया, यूनिट छोटी हो गई, नंबर बड़ा हो गया। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में है आपके? यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर मैं बड़ी यूनिट के साथ लिखता हूं तो उसी मेजरमेंट में नंबर छोटा होगा, अगर मैं उसी मेजरमेंट को छोटी यूनिट के साथ लिख रहा हूं तो नंबर बड़ा हो जाएगा। सेम मेजरमेंट अगर मैं बड़ी यूनिट के साथ लिख रहा हूं तो नंबर छोटा होगा, और सेम मेजरमेंट अगर मैं छोटी यूनिट के साथ लिखता हूं तो नंबर बड़ा हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। और अब इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना है ना। ये क्वेश्चन मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा बच्चों, आज आप इसके ऊपर काम करोगे, विचार करोगे, आप इसके ऊपर थॉट दोगे, और फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जरा अगले क्वेश्चन को आप सभी लोग अपनी तरफ से एक पेन एंड कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वैसे ये पूरा लेक्चर आपको लिखित में मिल ही जाएगा, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको पता है मिल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को लिख लें। Which of the following statement about units is correct? ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो, पहला स्टेटमेंट लिखा है किलोग्राम लेस देन ग्राम, किलोग्राम छोटा है ग्राम से। सेकंड लिखा है सेंटीमीटर ग्रेटर देन मीटर, सेंटीमीटर बड़ा है मीटर से। तीसरा लिखा हुआ है केजी पर मीटर क्यूब लेस देन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब छोटा है ग्राम पर सेंटीमीटर। चौथा है नन ऑफ द अबव। इन 4 में से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, वो आपको पहचानना है। ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, थोड़ा इसके ऊपर काम करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।